नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं और इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अगर हम भारत में देखें तो पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा दूध पैदा करते हैं, दालें पैदा करते हैं और जूट पैदा करते हैं। अगर हम दूसरी फसलों में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर हैं राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंड नट, वेजिटेबल, फ्रूट्स और कॉटन के। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादित होता है और वितरित होता है, पर इसकी जो विपणन व्यवस्था है वो बहुत पुरानी है और इसके नियम बहुत पुराने हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ मैनचेस्टर की मिल्स को कॉटन देने के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाना शुरू किए थे और हैदराबाद रेसिडेंसी ऑर्डर 1886 में लागू किया गया था। इसके पश्चात बरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट 1887 में लागू किया गया और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1928 में यहाँ बनाया गया और उसने ये पूरा मंडी एपीएमसी एक्ट लागू किया, जो ग्रेजुअली कई परिवर्तनों के साथ और छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ अभी तक चल रहा है। इसके हिसाब से 1950 तक हमारे देश में कुल 286 मंडियां थीं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट बनाया। चूँकि एग्रीकल्चर राज्यों का विषय होता है तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की और राज्यों ने अपने अपने एपीएमसी एक्ट बनाए और मंडियां लागू की। तो अगर हम 2022 में देखें तो हमारे यहाँ कुल 7,200 मंडियां हैं। इसमें 2,477 प्रिंसिपल मार्केट हैं और 4,843 सब मंडी मार्केट हैं। अगर हम 5 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के मान से रिक्वायरमेंट जानें तो हमारे देश में लगभग 50,000 रेगुलेटेड मार्केट की आवश्यकता है। उसके अगेंस्ट में केवल अभी जैसे मैंने आपको बताया 7,200 मार्केट भी ही हैं। अगर हम हाट बाज़ार को देखें तो हमारे देश में जो रूरल हाट बाज़ार हैं उनकी संख्या 22,505 है और इनमें भी बड़ी मात्रा में कृषि उपजें बेची और ख़रीदी जाती हैं। अगर इन व्यवस्थाओं को हम देखें तो यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है और व्यापारियों को मंडी टैक्स देना पड़ता है, दूसरे तरह तरह के टैक्स देना पड़ते हैं और इसके कारण अधिकांश किसान अपनी उपज यहाँ ला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम है और उनकी उत्पादन की क्वांटिटी भी उतनी नहीं होती है। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो ये खाद्यान्न में 6%, पल्सेस में 10%, ऑयल सीड में 16%, फ्रूट्स में 13%, वेजिटेबल में 10%, दूध में 8% और अंडे और मीट में 7% लॉसेस होते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा या नेचर का कोई योगदान नहीं है, ये केवल हमारी व्यवस्थाओं की वजह से ही ये नुकसान हमें होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो हम बहुत बड़ी जनसंख्या हैं और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है। हमारे यहाँ 2020 में जो ग्लोबल फूड सप्लाई इंडेक्स था उसमें 113 कंट्रीज़ में भारत का स्थान 71वां था और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखें 2020 का तो इसमें 107 देशों में भारत का स्थान 94 है। तो इस मान से हम देखें तो हमारा रैंक बहुत नीचे आता है और हमारे यहाँ विभिन्न अनुमानों के अनुसार 15% जो पॉपुलेशन है वो अंडर माल नरिशमेंट की श्रेणी में आती है। भारत सरकार द्वारा और अनेक आंदोलनों के बावजूद हमारे यहाँ राइट टू फूड एक्ट 2013 में लागू किया गया, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जिसको हम कहते हैं, और उसके तहत ही आज हमारे देश की 2/3 जनसंख्या को हम फूड सिक्योरिटी की सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं और इसमें खाद्यान्न का वितरण होता है। अभी आप देखें कि भारत सरकार ने पहले
कुछ सालों से ये कहना शुरू किया कि वो किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, और उन्होंने किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए सितंबर 2020 में एक नया एक्ट लागू किया, और उसका नाम था द फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। पर आप जानते हैं इसको लेके किसानों में, खासतौर से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बहुत लंबा आंदोलन चलाया, और 1 साल ये आंदोलन चलने के बाद नवंबर 2021 में इस अधिनियम को वापस ले लिया गया, और फिर हम पुरानी व्यवस्था में लौट के आ गए। तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अभी तक रिफॉर्म करना भारत सरकार द्वारा संभव नहीं हो पाया है, और इसीलिए वो तरह तरह के दूसरे उपाय भी मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए करते हैं, जिसमें एक है एमएसपी लागू करना। अभी भारत सरकार द्वारा 24 फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू की गई है, जो हर साल भारत सरकार जारी करती है। और दूसरी जो मार्केटिंग की व्यवस्था में भारत सरकार ने एक कोशिश की है, जो अच्छी कोशिश है, वो है ई नेम की। भारत सरकार ने 2016 में इंटरनेट बेस्ड एक ई मंडी बनाई, जो पूरे देश में समान रूप से काम करेगी, और एसएफएसी को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई। अगर हम 2020 तक इसकी उपलब्धियों को देखें, तो इसमें लगभग हमारे देश की 1000 मंडियाँ जुड़ गई हैं, और जो 18 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्थित हैं। इस प्लेटफार्म के ऊपर अभी तक 1.28 लाख व्यापारी जुड़े हैं, 70,969 कमीशन एजेंट इस पर रजिस्टर हैं, 1005 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें रजिस्टर हैं, और 1.66 करोड़ किसान इसमें रजिस्टर हैं। ई नेम के माध्यम से अभी हम 15 प्रकार के अनाज, 13 प्रकार के दलहन, 29 प्रकार के फल, 40 प्रकार की सब्जियां, 14 प्रकार के मसाले और 29 प्रकार की अन्य फसलें बेच और खरीद सकते हैं। इसके लिए पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होता है, और इसमें जो हर किसान को एक परमानेंट आईडी दी गई है। किसानों की फसल जब मंडी में आती है तो उसकी सैंपलिंग होती है, और 5 स्टार रेटिंग उसकी की जाती है। फिर इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट होता है। इस व्यवस्था में मोस्टली जो भारत सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए और एमएसपी पे जो गल्ला खरीदा जाता है, वो इसी व्यवस्था से अब खरीदा जा रहा है। इसीलिए ये आंकड़े बहुत आकर्षक दिखते हैं। वास्तव में जो एमएसपी में काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम किसान हैं और व्यापारी हैं जो ई नेम का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो टोटल पैडी है उसका 75% लोकल मार्केट में बिकता है, और केवल 10.5% ही एपीएमसी द्वारा गवर्नमेंट को बेचा जाता है। गेहूं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लोकल मार्केट में लगभग 66% गेहूं बिकता है, और एपीएमसी या गवर्नमेंट के थ्रू 26% गेहूं बिकता है। पल्सेस में अगर हम देखें तो लोकल मार्केट में 68% पल्सेस का खरीद फरोख्त होता है, और गवर्नमेंट ऑफ एपीएमसी के थ्रू केवल 22% ही ये फसलें बिक रही हैं। तो ये स्थिति क्यों है? ई नेम लागू करने के बाद किसानों में ये उत्साह क्यों नहीं है, और इसकी क्या समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए एनओसो द्वारा एक सर्वे किया गया, और बहुत बड़ा डेटा सेट उनके द्वारा राज्यवार, फसलवार, किसान, व्यापारी सबके सेटिस्फेक्शन लेवल, क्या कमियां हैं और क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उसके लिए जारी किया गया। तो इसका डेटे को अगर हम देखें तो केवल 59% किसान ही इस ई नेम के द्वारा जो प्राइस मिलती है और जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट हैं, और ज़्यादातर किसान इससे संतुष्ट नहीं है, लगभग आधे किसान। क्योंकि इसका मुख्य कारण है ग्रेडिंग। जो ग्रेडिंग होती है उसका बहुत अच्छा व्यवस्था अभी मंडियों में नहीं है। उनके पास मशीन इक्विपमेंट नहीं है,
उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है। और जब किसान मंडी में गल्ला लाता है तो वो बिना ग्रेड के ही लाता है, और वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि किसान की पूरी फसल को ग्रेड करके रेटिंग किया जाए। इसलिए पुअर रेटिंग की वजह से किसान को अच्छे दाम भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो ग्रेडिंग की भी व्यवस्था बहुत पहले से है, और अंग्रेज़ों के ज़माने से ही सब कुछ हमारे यहाँ होता रहा है। और इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 लागू किया गया था, जो अभी भी लागू है, और डीएमआई इसमें काम करती है और वो एग मार्क उपलब्ध कराती है। इसके तहत जो नियम बनाए गए हैं उसमें 222 कमोडिटीज़ को अभी तक नोटिफाइड किया गया है, जिसमें हाइजीनिक एस्पेक्ट, पैकिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स पर इसको मापा जाता है। पर जैसे आप जानते हैं कि एग मार्क जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरीली ग्रेडिंग सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम प्रोसेस्ड फूड को देखें तो उसके लिए हमारे यहाँ एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और इसमें FSSAI का आपको लोगो लेना पड़ता है, और ये कंपलसरी है। अगर आप कोई भी खाने पीने की चीज़ प्रोसेस करके बेचते हैं तो फसाई का मार्क आपको लेना ही पड़ेगा। जबकि किसानों को या व्यापारियों को एग मार्क या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसी वजह से अधिकांश लोग ये काम नहीं करते हैं। केवल जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वही लोग एग मार्क का उपयोग करते हैं और इस व्यवस्था का लाभ लेते हैं। अब यहीं हम देखें कि हमारे यहाँ जब भी मंडी के थ्रू गल्ला बेचा जाता है तो चूँकि मंडी और किसान की दूरी अधिक होती है, लिहाजा मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो 42 रुपये क्विंटल किसान का खर्चा होता है, और जो व्यापारी गल्ला खरीदते हैं उसको खरीदना, उसको ग्रेड करना, उसको पैकिंग करना, उसको तौलना, और उसको फिर एंड यूज़र जो प्रोसेसर है या एक्सपोर्टर है उस तक भेजने में व्यापारी का लगभग 142 रुपया खर्चा होता है। इसमें मंडी के तरह तरह के टैक्स होते हैं, और हमाल और लादना, उतारना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सम्मिलित होता है। तो अगर हम इस पैसे को देखें तो ये खरबों रुपए है, और ये व्यापार पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार ने तरह तरह के कोशिश की है, लेकिन वो इसको रिफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुए। अब यहीं पे स्टार्टअप की भूमिका आती है कि वो किस तरह से इन नियम कानूनों का पालन करते हुए और अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मेरा खुद का एक कंसेप्ट है जिसको मैंने मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक चलाया, और वो है ग्रेनलेस मंडी का कंसेप्ट। देखिए, जब भी किसान से व्यापारी गल्ला खरीदता है तो उसके लिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एग मार्क ज़रूर 222 कमोडिटीज़ के लिए जारी किया गया है, पर वो कंपलसरी नहीं है। जो एंड यूज़र है, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, उनकी अलग अलग शर्तें होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ उत्तराधिकार का कानून है कि भूमि स्वामी मरेंगे तो उनकी ज़मीन उनके वैध वारिसों में बांटी जाएगी। अब भूमि स्वामी लोग मरते जा रहे हैं और ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। इसका परिणाम यह है कि 86% जो फार्मर हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, और उनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। जब उनके पास कम ज़मीन है तो उनका उत्पादन भी कम होता है, और जो कमोडिटी मार्केट में जो अंतिम खरीदार होते हैं वो 3 लोग होते हैं। वो हैं होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, और इनकी 3 बेसिक शर्तें हैं: ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, और कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब ये जो छोटा किसान है वो ये 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, इसीलिए सप्लाई चेन में 6 से 7 लोग जनरली काम करते हैं। छोटे छोटे व्यापारी किसान से बिना ग्रेड की फसल अंदाज से उसकी क्वालिटी देख के भाव लगाते हैं, चाहे वो मंडी में हो चाहे या लोकल मार्केट में हो, और किसान को बिना ग्रेडिंग के वो बेचना पड़ती है।
फिर जब वो व्यापारी दूसरे व्यापारी को भेजता है तो वो ग्रेड करके भेजता है, क्योंकि जो अलग अलग व्यापारी या प्रोसेसर्स हैं उनके अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ये व्यापारी को पता होता है कि उसको किसको बेचना है, तो उनके ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से वो मटेरियल तैयार करता है और ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड का मटेरियल ले जाता है। अब ये जो ई-नॉम मंडी में 5 स्टार रेटिंग लागू की है, ये इससे मैच नहीं करता है कि जो व्यापारी का ग्रेडिंग सिस्टम है या प्रोसेसर का या एक्सपोर्टर का जो ग्रेडिंग सिस्टम है। तो यहाँ स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो 20 या 25 किलोमीटर के रेडियस पे एक ग्रेडिंग फैसिलिटी लागू करते हैं और वो अपने ग्रेडिंग के फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स बना के जारी करते हैं और किसान की फसल को ग्रेड करके पैकिंग करके सर्टिफाइड करते हैं, तब ये ई कॉमर्स के थ्रू बेचना संभव हो सकता है, इसका एक्सपोर्ट करना संभव हो सकता है। और पूरा का पूरा गल्ला मंडी में लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब किसान गल्ला लाता है तो उसको नीचे फैलाना पड़ता है, फिर उसका ऑक्शन होता है, फिर उसको व्यापारी के बोरे में भरा जाता है, फिर व्यापारी के तोलने के पश्चात वो शाम को व्यापारी उस बोरे को खाली करता है, पाला करता है, ग्रेडिंग करता है, फिर से उसको भरवाता है और फिर आगे होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेचता है। तो इसमें मल्टीपल हैंडलिंग होने से खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंडी में लेबर महंगा होता है। अगर यही ग्रेडिंग सिस्टम हम गांव में लगा देते हैं क्लस्टर ऑफ विलेजेस के ऊपर, तो यहाँ स्टार्टअप को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी जैसे आप जानते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन विदाउट कोलेटरल मिलता है, और इस फंड का उपयोग करके ये ग्रेडिंग, पैकिंग और स्टोरेज सेंटर डेवलप किए जा सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ ज़रूरत इस तरह के स्टार्टअप की है जो ग्रेनलेस मंडी के कंसेप्ट को लागू कर सकें। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग गवर्नमेंट में रहते हुए मध्य प्रदेश में किया है, और किसान बहुत उत्साहित होते हैं जब उनकी फसल ग्रेड करके बेची जाती है, क्योंकि तब उन्हें पता होता है। अन्यथा किसान क्या करता है कि जो झाड़न भी होती है खलिहान की, वो अपनी अच्छी फसल में मिला के लाता है, और वो सोचता है कि इतने भब्बड़ में कौन देखेगा थोड़ा सा कचरा। पर जब हम जानते हैं कि व्यापारी ऐसे गदेली पे हाथ के ऊपर थोड़े से दाने रखता है, और वहाँ अगर एक स्पेक्स भी दिख जाता है या एक कंकड़ भी दिख जाता है, तो वो पूरी क्वांटिटी पे उसका मल्टीप्लाई करके रेट निकालता है। और वो चूँकि ग्रेड बताता नहीं है किसान को, तो कभी किसान को इंसेंटिव नहीं रहता है। जैसे हम जानते हैं कि जब खुला दूध बिकता था तो दूध में पानी मिला के लाता था, और जो घर खरीदता था वो हमेशा कंप्लेंट करता था कि मलाई नहीं जमी, दैट मीन्स कि वो दूध पतला है, और ये धंधा चलता रहता था। पर जब वही किसान का दूध फैट से बिकता है तो किसान पानी नहीं मिलाता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कीमत फैट से निर्धारित होना है। इसी तरह वो अपने गाय भैंस को अच्छा कंसंट्रेट फॉडर खिलाता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, फैट कंटेंट बढ़ जाए और क्वांटिटी बढ़ जाए। अगर हम फसलों को ग्रेड करके किसान से खरीदने की व्यवस्था लागू करते हैं, तो यहाँ न केवल फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि स्टैंडर्डाइज होने से किसानों को अच्छा प्राइस उसमें मिल सकता है। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफार्म हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का ई-नाम प्लेटफार्म हो या NEML का प्लेटफार्म हो या दूसरे जो स्टार्टअप हैं या परचेजिंग हाउस हैं उनके ऑनलाइन प्लेटफार्म हो, इससे बहुत आसानी से ये व्यवस्था सुधर सकती है। ITC ने इसका एक प्रयोग ई-चौपाल के माध्यम से किया था, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट उसमें उतना नहीं रहा, और आज ई-चौपाल व्यवस्था उतनी व्यवस्थित नहीं रही है, और वो चल जरूर रही है, पर सोयाबीन और गेहूं के अलावा उसमें दूसरी चीज़ें नहीं आ सकी हैं, और दूसरी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनने भी उस मॉडल को नहीं अपनाया है।
तो इन मॉडल्स की असफलताओं को देखते हुए अगर हम, क्योंकि इसमें तीन ही व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। नंबर एक, ग्रेडिंग। कोई एजेंसी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से किसान की फसल को सर्टिफाई कर सके, और वो कोई भी स्टार्टअप हो सकता है जो गांव के पढ़े लिखे बच्चों को एम्प्लॉय करके उनको ट्रेनिंग देके अपने FAQ, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स, लागू करा सकता है। इसमें कोई कानूनी बाध्यता या कानून का उल्लंघन नहीं है। अगर बहुत कानून का पालन करना है तो जो एगमार्क द्वारा रेटिंग सिस्टम जारी किया है वो भी आप अपना सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि तुलाई की परफेक्ट व्यवस्था हो। जब मंडी में तुलता है या लोकल मार्केट में तुलता है तो क्विंटल क्विंटल गेहूँ तोला जाता है, जिसमें किसान का बहुत लॉस होता है। तो अगर ये पूरी एक बार भरी गाड़ी तोली जाए और एक बार खाली गाड़ी तोली जाए तो ये व्यवस्था सुधर सकती है। और तीसरी चीज़ है पेमेंट। अगर हम ग्रेड के साथ मटेरियल भेज रहे हैं, कोई एजेंसी उसमें बीच में है जो सर्टिफाइड कर रही है, तो जो बायर है वो एडवांस पेमेंट आपके पोर्टल पर जमा करता है। जैसे ई-नेम में भी बायर को एडवांस पेमेंट अपना जमा करना पड़ता है, जो RTGS या NFT या अब UDI के थ्रू आता है। तो ये ग्रेडिंग, बेइंग और पेमेंट, ये व्यवस्था में स्टार्टअप्स अपना रोल निभा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये खरबों डॉलर का बिजनेस है और ये भारत की मूल आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी हम बदल सकते हैं। तो आइए, आप में से जो लोग इस आइडिया पे काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें क्या कठिनाई आ रही है और किस तरह से उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम ई-फसल प्लेटफार्म पर कर सकते हैं, हैंड होल्ड सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं अपने अनुभव से ये बात कहता हूँ कि ये मूल समस्या है जो एग्रीकल्चर की है। अगर इस मूल समस्या पर स्टार्टअप काम करते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप सुधर सकती हैं और एग्रीकल्चर ज़रूर लाभ का धंधा बन सकता है। धन्यवाद।